पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जाहिर है टाइम की कंस्ट्रेंट की वजह से हम कुछ कम पढ़ेंगे, और क्योंकि पेपर भी ऑनलाइन है तो उसके लिए इतना मटेरियल जमा हो गया है, तो मैं भी देखता हूँ क्या करना है हमें, क्योंकि आपका मिड नहीं हुआ तो फिर जाहिर है फाइनल में शुरू से ही लेकर आखिर तक का काम सारा हमें करना होगा। इस वजह से जो है वो पेपर भी इसी तरह बनेगा। पेपर में दो ऑप्शन है जो हमने पहले डिस्कस किए थे, जैसे आप कह रहे थे अब कुछ आपके सामने भी सिचुएशन आ गई होगी, कोई एसओपी वाली जो फाइल है आपको मिल गई होगी कि 2 घंटे या 3 घंटे का पेपर होगा, और दो ऑप्शन है, ओपन बुक ऑप्शन है या फिर आप एमसीक्यूज बेस्ड ऑप्शन है। तो हम शायद ओपन बुक पे जाएं, क्योंकि आप सीनियर क्लास है तो ओपन बुक की तरफ चले जाएंगे हम। अब ओपन बुक पेपर जो है वो दे के उसको सबमिट करा दें, उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। एक दो एल्गोरिथम है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ के ग्राफ एल्गोरिथम हमने शायद डिस्कस नहीं किए, तो एक दो ग्राफ के एल्गोरिथम डिस्कस करके फिर उसको वाइंड अप करते हैं, और उसके बाद फिर पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा देखो, ग्राफ एल्गोरिथम में बहुत सारे एल्गोरिथम हैं, यानी अगर हम देखें तो बेसिकली स्पैनिंग ट्री का जो हमने पढ़ा था वो भी ग्राफ एल्गोरिथम था, लेकिन प्योरली ग्राफ एल्गोरिथम जिसमें हम शॉर्टेस्ट पाथ को कंसीडर करते हैं, क्योंकि ग्राफ में ज़्यादातर जो बात की जाती है वो शॉर्टेस्ट पाथ की बात की जाती है। तो शॉर्टेस्ट पाथ के जो एल्गोरिथम्स है वो कैसे काम करते हैं, तो उसमें काफ़ी एल्गोरिथम एग्जिस्ट करते हैं। यानी मिसाल के तौर पे एक एल्गोरिथम ऐसा होता है जो कि वेटेड ग्राफ के ऊपर अप्लाई होता है, एक ऐसा होता है जो अनवेटेड ग्राफ पे अप्लाई होता है। फिर वेटेड ग्राफ के अंदर नेगेटिव वेट हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है ना। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ होगा, या फिर मल्टी सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो इस तरह के डिफरेंट एल्गोरिथम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हमने कुछ को DAA के अंदर पढ़ा है, कुछ को जो है वो अभी हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो एल्गोरिथम मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, नॉर्मली ये एल्गोरिथम हम DAA में कवर कर लेते हैं। जिन लोगों ने DAA का कोर्स रिसेंटली पढ़ा होगा उनको याद होगा, जिन लोगों ने रिसेंटली नहीं डिस्कस किया होगा तो वो थोड़ा भूल गए होंगे, तो उनका रिवीजन हो जाए। और ये इसके बाद फिर सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है, जिसमें हमने कहा था डाइजेस्टर एल्गोरिथम है, बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम है। डाइजेस्टर एल्गोरिथम की जो शॉर्ट कमिंग है वो ये है कि वो नेगेटिव वेट को नहीं लेता। बेलमन फोर्ड जो है नेगेटिव वेट ले लेता है। फिर ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ है, यानी किसी भी ऑल सोर्स किसी भी सोर्स से जो है वो अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसमें भी दो तीन एल्गोरिथम एग्जिस्ट करेंगे। इस तरह के कई एल्गोरिथम हैं जो कि बेसिकली ग्राफ एल्गोरिथम अगर हम डिस्कस करने जाएं तो उससे पहले हमें ग्राफ का डेटा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ग्राफ किस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर होता है। इस वक्त हम लोग बेसिकली जो टॉपिक कवर कर रहे होंगे, इस वक्त जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो बेसिकली सिंपल अनवेटेड, यानी अनवेटेड ग्राफ का जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम ट्रैवर्सिंग इनसाइड द ग्राफ भी कहते हैं। तो इसमें दो एल्गोरिथम बहुत पॉपुलर हैं जो आपने शायद पहले पढ़े हुए हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो उसको हम क्विकली रिव्यू करते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। ये अगर समझ में आ जाएगा तो बाकी आगे के एल्गोरिथम जो हैं, जितने भी एल्गोरिथम हैं वो इन ब्रेथ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट को यूज करते हैं। तो इसलिए हमें पहले इसको पढ़ना जरूरी है। जैसे अगर डाइजेस्टर एल्गोरिथम पे जाए या बेलमन फोर्ड पे जाए तो ये ट्रैवर्सिंग जो है वो इस्तेमाल होती है। तो इसलिए हमें इसको रिवाइज करना जरूरी है कि हम डेप्थ फर्स्ट सर्च या ब्रेथ फर्स्ट सर्च को यूज करें। दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है और दोनों जो है वो बेहतर है, लेकिन ज़्यादा प्रेफर जो है ब्रेथ फर्स्ट सर्च किया जाता है। तो दोनों को हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम पहले तो ये देखें कि हमें ग्राफ को, अगर हम ग्राफ की डेफिनेशन देखें तो ये बात तो हमें बहुत पहले पता चल चुकी है, हमने डिस्कस भी किया है कि ग्राफ इज अ बेसिक कलेक्शन ऑफ द वर्टिसेस एंड एजेस, यानी वर्टिसेस, और ये यहाँ पे ये आएगा, नोड नहीं आएगा, एजेस आएगा। वर्टिसेस और एजेस का जो कलेक्शन है वो बेसिकली ग्राफ कहलाता है। लेकिन ग्राफ के अंदर एक चीज और ऐड होती है कि देयर शुड बी अ साइकिल, क्योंकि वर्टिसेस और एजेस का कलेक्शन जो है वो ट्रीज भी होते हैं, ट्री भी एजेस होते हैं और वर्टिसेस होते हैं, लेकिन ट्री में कोई साइकिल नहीं होता, और ग्राफ जो होता है बेसिकली साइकिल होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि देयर आर टू डिफरेंट वेज टू कलेक्ट द ग्राफ इंफॉर्मेशन इन द मेमोरी, आर एडजेसेंसी लिस्ट और एडजेसेंसी मैट्रिक्स। यानी अगर हम ग्राफ को देखें तो अगर आपको बातें पता होंगी तो मुझे सिर्फ लिख दीजिएगा, मैं सबसे पूछ लूँगा, मतलब क्या भाई आप उसको जल्दी नहीं कर लें, हमें मालूम है, तो फिर मुझे उसको क्विकली में
आगे बढ़ जाऊँ। अच्छा, एक ग्राफ जो है ये अगर हमारे पास है तो ये जो ग्राफ हमें नजर आ रहा है बेसिकली, क्योंकि इसमें साइकिल है, तो ये ग्राफ है, कलेक्शन ऑफ एजेस एंड नोड्स है। लेकिन ये ग्राफ जो हम अभी देख रहे हैं ये मेरे और आपके समझने के लिए जो है वो ग्राफ डिजाइन किया गया। कंप्यूटर में इसकी बेसिकली इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ये नोड 1 है, यानी वर्टेक्स 1 है, ये वर्टेक्स 2 है, ये वर्टेक्स 3 है, ये वर्टेक्स 4 है, ये वर्टेक्स 5 है। और अब इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी कि 1 से लेकर 2, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है इस वक्त, और ये 1 से लेकर 2 कनेक्टेड है, 1 से लेकर 4 कनेक्टेड है, 2 जो है वो 1 से कनेक्टेड है, 4 से कनेक्टेड है और 3 से कनेक्टेड है। ये अनडायरेक्टेड भी, ये डायरेक्टेड भी हो सकता है। यानी कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जो डायरेक्टेड होते हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास अब ये रास्ता यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे अगर ये रास्ता दिया, अगर एक और रास्ता वापसी का चाहिए होगा तो आप इस पे एक और लाइन यहाँ पे इस तरह ड्रॉ करेंगे, और इसी तरह से ये पाथ जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका पाथ जो है वो यहाँ दिया हुआ है, माइट भी इसका पाथ यहाँ पे दिया हुआ है। दिस इज अ बेसिकली डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। तो ये बेसिकली दो अलग अलग ग्राफ जो है हमने डिजाइन किए। अब ये जो ग्राफ डिजाइन हो रहे हैं ये मेरे और आपके देखने के लिए तो है कि हम इस पे कोई वर्किंग करें, समझें, जो एल्गोरिथम चलाना है इस तरह बना के चलाएं। लेकिन कंप्यूटर जो है वो कतई इस तरह से इनपुट नहीं लेता। कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, वो इंफॉर्मेशन जो बेसिकली इस कनेक्शन को जो है डिफाइन करे। तो इस कनेक्शन को डिफाइन करने के लिए दो मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं, एक कहलाता है एडजेसेंसी लिस्ट और एक कहलाता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो ये दो मेथड जो है वो यूज किए जाते हैं, एडजेसेंसी लिस्ट के और एडजेसेंसी मैट्रिक्स के। अब ये किस तरह से स्टोर करते हैं ताकि जब हम एल्गोरिथम को रन करें तो हमें समझ आए कि ये बात जो है वो ये हो रही थी, और इस तरह से बेसिकली ग्राफ जो है स्टोर करते हैं। तो देखिए ये इन्होंने यहाँ पे पहले अनडायरेक्टेड ग्राफ को स्टोर करने का तरीका समझाया, ठीक है। वो ये कहता है कि मिसाल के तौर पर ये आपका एक ग्राफ है और ये बेसिकली अनवेटेड है, वेट इसका कोई नहीं है, और इसमें 1 जो है 2 से, 1 जो है वो 5 से कनेक्टेड है, 2 जो है वो 1 से, 2 जो है 4 से, 2 जो है 3 से, 2 5 से कनेक्टेड है, यानी ऑलमोस्ट सबसे कनेक्टेड है। इसी तरह 4 जो है 2 से, 3 से और 5 से कनेक्टेड है। तो अगर मैं इसको एडजेसेंसी मैट्रिक्स में देखूंगा तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो डेटा स्ट्रक्चर है ग्राफ को स्टोर करने का, जो हम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ते रहे, वो ये है कि जितनी नोड्स है उतने बाई उतने का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना लिया जाता है। 5 नोड्स है यानी 5 वर्टिसेस है, तो 5 बाई 5 का एक मैट्रिक्स बना लिया जाएगा, और 5 बाई 5 का जो मैट्रिक्स उसको हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह से इनके दरमियान जो इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ स्टोर कर दी जाएगी। इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है कि भाई अगर 1 से कोई कनेक्शन है या नहीं है। कनेक्शन अगर होता 1 से 1 का कनेक्शन तो हम इसको यूं शो करते कि 1 से 1 का कनेक्शन ये रहा, इसी के ऊपर लूप लगा हुआ होता है। लेकिन क्योंकि लूप नहीं लगा हुआ है तो लिहाजा 1 से कोई कनेक्शन नहीं है, तो उसके अगेंस्ट में 0 आ रहा है। क्या 1 2 से कनेक्टेड है? तो देखिए 1 2 से कनेक्टेड है, आप कहेंगे हाँ कनेक्टेड है, तो उसके अगेंस्ट में 1 लिख दिया। कनेक्शन की इंफॉर्मेशन 1 से दी जा रही क्योंकि अनवेटेड ग्राफ है। इसी तरह से 1 जो है वो 3 से कनेक्टेड है, 1 3 से नहीं कनेक्टेड, डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, 0 लिख दिया। 1 जो है 4 से कनेक्टेड है, 1 4 से कनेक्टेड नहीं है, 0 लिख दिया। 1 5 से कनेक्टेड है, हाँ कनेक्टेड है, 1 लिख दिया। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो एक स्पार्स टाइप की मैट्रिक्स या फिर डेंस मैट्रिक्स के फॉर्मेट में जनरेट है। स्पार्स का मतलब होता है कि जिस मैट्रिक्स के अंदर जीरोस बहुत ज्यादा कसरत में हो उनको स्पार्स मैट्रिक्स कहते हैं, और डेंस मैट्रिक्स में जीरो कम होते हैं। तो अगर ये बहुत ही ज्यादा मैश बना हुआ होगा ग्राफ तो ये डेंस मैट्रिक्स होगा, और अगर ये मैट्रिक्स जो है वो मैश नहीं होगा तो ये बेसिकली स्पार्स मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है मैट्रिक्स जो है। तो ये मैट्रिक्स इंफॉर्मेशन हमें बताता है कि कौन सा नोड किस नोड से क्या साथ कनेक्ट है। अब सवाल यहाँ पे ये रेज होता है कि अगर इनके दरमियान कोई वेट लगा दूं मैं, मिसाल के तौर पर यहाँ 5 लगा दूं या 6 लगा दूं या 8, जिससे समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको आगे कभी 8 7 हो या 8 हो या 1 हो या 3 हो या 2। अब क्या होगा? अब ये होगा कि 1 2 से कनेक्टेड है, 1 2 से कनेक्टेड है, हाँ कनेक्टेड है, और इसका वेट जो है अब वेटेड है, तो अब इसका वेट जो है वो 5 है, राइट। 1 5 से कनेक्टेड है, जी कनेक्टेड है, और इसका वेट जो है वो 6 है। अब हम बकायदा वो वेट यहाँ लिखते हैं, तो वेट लिखने का मतलब है कनेक्टेड विद 5 वेट, ठीक है। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन इस तरह लिखी जाती है, और इसकी सारी इंफॉर्मेशन अब 1 से हटके जो चेंज हो जाएगी ताकि हम वेटेड ग्राफ को मेंशन कर सकें कि ये आपस में किस तरह से और कितने वेट के साथ कनेक्ट है। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, नॉर्मली ये बुक में भी इसको डिस्कस नहीं किया होता, लेकिन जाहिर है आप एज ए एक्सपर्ट या बुक वाले जब उस पर काम करते हो इसी तरह काम होता है कि अगर हो सकता है कि इस एक वेट, इस एक एच पे 3 इंफॉर्मेशन दी गई। मिसाल के तौर पे दिया गया हो कि 50 किलोमीटर है, ठीक है,
कॉस्ट जो है वो 400 रुपीज़ है, ठीक हो गया, और टाइम जो लगेगा वो 3 घंटे लगेंगे, मिसाल दे रहा हूँ, या चलो 1-2 घंटे लगेंगे, 50 किलोमीटर को 2 घंटे लगेंगे कवर करने में। तो अब आपने कहा कि एक ही एज पे 3 इंफॉर्मेशन है, 50 किलोमीटर, 400 रुपीज कॉस्ट आएगी और 2 आवर्स लगेंगे। अब हम इस इंफॉर्मेशन को, जो 3 इंफॉर्मेशन है, इसको कैसे स्टोर करेंगे? यहाँ पर क्या तरीकेकार इख्तियार किया जाएगा इसको स्टोर करने का? नहीं जाहिर है एडजेसेंसी मैट्रिक्स इस्तेमाल करना है, तो हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर स्टोर कर रहे होंगे। तो करते क्या है कि इसके अंदर एक और स्लाइसिंग बढ़ा देते हैं, पेजिंग, 3 डायमेंशनल एरे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये आपने पढ़ा होगा 3 डायमेंशनल एरे, यानी जी 3D एरे आपने इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। यानी अब आपके पास जो है, जी बिल्कुल सही फरमाया अरसलान, सही, बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये इस तरह का मैट्रिक्स बनना शुरू हो जाएगा। 2 डायमेंशन का मतलब होता है रोज एंड कॉलम, और जब इसमें पेजेस ऐड करनी शुरू कर देते हैं, चाहे कितनी पेजेस ऐड करें, जरूरी नहीं कि 3 पेज ऐड करें, कितने पेज ऐड करें, तो ये बेसिकली एक 3 डायमेंशन एरे की तरफ ले जाना शुरू कर देता है आपको। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली 3 डायमेंशनल, यानी इतनी रोज, इतने कॉलम और इतने पेजेस। तो इस वक्त यहाँ पे 3 इंफॉर्मेशन है, तो हमें 3 पेजेस चाहिए। 3 पेजेस का मतलब 3 डायमेंशन नहीं है, अगर इसमें एक भी एक्स्ट्रा पेज लग जाएगा तो 3 डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके 1 और 2 की लोकेशन, यानी ये वाली लोकेशन पे, इस वाली लोकेशन पे आप लिखेंगे 50, ठीक हो गया। इसी के पैरेलल दूसरा 2 की लोकेशन दूसरे पेज में जो होगा उसमें लिखेंगे 400, यानी ये हो गया कॉस्ट। और इसी की तीसरी लोकेशन पे आप लिखेंगे 2, यानी 2 आवर्स लगेंगे। और अगर कोई और भी इंफॉर्मेशन होती तो वो इसकी यहाँ पे लिख देते, यानी इसकी 2 लोकेशन पे सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, सही है। तो 3 डाई, तो ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स होगा जो सारी इंफॉर्मेशन को होल्ड कर बैठा। तो ये बेसिकली हमें यूज करना होता है आगे जब हम कभी कोई एल्गोरिथम लिख रहे हो, तो कंप्यूटर के अंदर यानी मेमोरी में एज अ डेटा स्ट्रक्चर ग्राफ जो है वो ये यूज होता है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। और अगर एडजेसेंसी लिस्ट यूज कर रहे हैं तो ये वाले मैट्रिक्स यूज करेंगे, यानी ये वाली लिस्ट यूज करेंगे। लिस्ट का मतलब है लिंक लिस्ट, बेसिकली एडजेसेंसी लिस्ट आप ये यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है कि जितने भी आपके पास नोड है वो सारे नोड यहाँ लिखे जाते हैं 1 2 3 4 5, और हर एक के जो एडजेसेंट है वो एक दूसरे से लिंक करा दिए जाते हैं। यानी 1 का एडजेसेंट 2 है और 2 का एडजेसेंट और 1 का एडजेसेंट 5 है, तो 2 से इसी के करस्पॉन्डिंगली आगे 5 तक चले जाएंगे। यानी अगर हम 1 का एडजेसेंट ढूंढेंगे तो पहले हमें 2 मिलेगा, और 2 बताएगा कि 5 एक और एडजेसेंट है इसका, 5 बताएगा एक और एडजेसेंट अगर है तो, वरना क्रॉस कर दिया कि आगे एडजेसेंट इसका और कोई नहीं है 1 का। ये नहीं बता रहा कि 2 का एडजेसेंट 5 है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, हो भी सकता है नहीं भी सकता, वो 2 की टेबल में पता चलेगा हमें। यहाँ पर ये दोनों बता रहे हैं कि 1 का एडजेसेंट 2 भी है और 1 का एडजेसेंट 5 भी है, और लिंक से आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसी तरह से 2 का एडजेसेंट 1 है, 5 है, 3 है, ठीक है, इस तरह से, और 4 है। इसी तरह से 3 का एडजेसेंट 2 और 4 है, और इस तरह ये एडजेसेंट। यानी अगर मैं कभी ढूंढूंगा कि मुझे बताओ 1 के एडजेसेंट कौन कौन से हैं, तो मुझे एक फॉर का लूप चलाना पड़ेगा, एक फॉर का लूप चलाऊंगा और मैं कहूंगा कि भाई मुझे 1 का एडजेसेंट ढूंढ के दे दो। मुझे उस डेप्थ तक जाना पड़ेगा जब तक कि मुझे एक सेंटेंशियल एलिमेंट जो है हिट ना हो जाए और मैं सारे एडजेसेंट्स के यहाँ पे ढूंढूं। तो ये बेसिकली इसकी एडजेसेंसी लिस्ट की जो है कॉन्सेप्ट है। और ये क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो लिहाजा आपने देखा होगा कि 1 से 2 की इंफॉर्मेशन अगर जा रही है तो 1 से 2 की इंफॉर्मेशन कनेक्टेड है, तो 2 से 1 की इंफॉर्मेशन भी कनेक्टेड होनी चाहिए। तो ये देखें 2 से 1 की इंफॉर्मेशन कनेक्टेड, क्योंकि 2 वे रास्ता है, जैसे टेलीफोन लाइन है, इंटरनेट केबल्स हैं, और इस तरह की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें 2 वे कनेक्शन एक ही वायर में से हो रहा होता है, उसको हम बेसिकली अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं, और उसकी एप्लीकेशन भी अनडायरेक्टेड ग्राफ में होती है। तो टेलीफोन लाइन है, नेटवर्क केबल है, और इस तरह के और जितने भी कम्युनिकेशन के तरीकेकार है वो बेसिकली सिंगल लाइन के ऊपर जो है वो कम्युनिकेशन हो रही है। लेकिन समटाइम आपको डायरेक्टेड ग्राफ चाहिए होता है, जैसे आपके पास रोड है, एक रोड जाने के लिए है, दूसरा रोड आने के लिए अलग जगह से बना हुआ है, तो फिर डायरेक्टेड ग्राफ जो बन रहा होता है, तो डायरेक्टेड ग्राफ की ये शक्ल है। और इसको शो करने में कोई डिफरेंट नहीं, बस ये आ जाएगा कि 1 से लेकर 2 कनेक्टेड है, तो 1 से लेकर 2 कनेक्टेड है ये, तो लेकिन 2 से 1 कनेक्टेड नहीं है, तो लेकिन 2 से 1 यहाँ पे अब 0 आ रहा है, क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ अगर होता 2 से 1 भी कनेक्टेड तो एक अलग लाइन यहाँ से यहाँ डली हुई होती, ठीक है ना, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं है तो लिहाजा लाइन भी नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे स्टोर हो रही है। तो these two methods are basically the representation of the graph। अब इसके अलावा जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और पढ़ाते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो काफ़ी और दूसरी चीज़ें भी पढ़ा रहे होते हैं, तो उसमें हम अगर कोई स्मूथली पढ़ा रहा हो तो डेप्थ फर्स्ट सर्च भी पढ़ा ही देता है,
तो डेप्थ फर्स्ट सर्च आपने पहले पढ़ा हुआ होगा, मेरा जहाँ तक ख्याल है सारे स्टूडेंट्स में दो दफा नहीं तो एक दफा तो जरूर पढ़ा हुआ होगा। अगर डेटा स्ट्रक्चर में मिस हो गया होगा तो डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में पढ़ा होगा, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है कि हमारे पास ये जो ग्राफ है इस वक्त ये अनवेटेड ग्राफ है, ठीक है, यानी अनडायरेक्टेड तो है, साथ में अनवेटेड भी है, वेट कोई नहीं है। और वेट ना होने के बावजूद अगर मुझे 1 से लेकर 3 तक ट्रैवल करना है तो मुझे इसके कम से कम नोड्स को कवर करके जो है 3 तक जाना है, तो वो रास्ता मुझे ढूंढना है बेसिकली। तो एक रास्ता तो ये है 1 पे से 5 पे जाओ, 5 से 2 पे जाओ, 2 से 3 पे जाओ, और एक रास्ता है 1 से 2 पे जाओ, 2 से 3 पे जाओ, या एक रास्ता है 1 से 5, 5 से 4, 4 से 3। इस तरह के डिफरेंट वेज है। तो मैं अगर सारे तरीके ढूंढ लूँ, यानी सोर्स मेरा 1 है, अगर सोर्स मेरा अगर 1 है, सोर्स को अगर मैं 1 कह दूं और मैं कहूँ कि बताओ इसका 1 से 3 का डिस्टेंस क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 से 3 का डिस्टेंस जो है 1, 5, 4, 3 भी हो सकता है। एक रास्ता हो गया, यानी 1 से आप जाएं पहले 5 पे, फिर 5 से आप जाएं 4 पे, और 4 से जाएं आप 3 पे। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका है 1 से जाएं आप 2 पे, 2 से जाएं आप 3 पे। और एक तरीका, क्योंकि वेट कोई नहीं है इसका, क्योंकि जितने कम नोड होंगे उतना कम फासला होगा, आप कहेंगे एक रास्ता ये है कि 1 से आप जाएं जो है वो 2 पे, 2 से चले जाएं 4 पे, और 4 से चले जाएं 3 पे, ठीक है ना। और इस तरह के बहुत सारे पाथ बन जाएंगे, उन सब में से जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा वो आप कहेंगे। तो ये तरीका जो एग्जॉस्टिव सर्च वाला है, ये आपको एक्सपोनेंशियल पे लेके चला जाएगा, ई की पावर समथिंग पे लेके चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल पावर पे, ठीक है ना। तो हम जो है वो नहीं चाहते कि एक्सपोनेंशियल पावर की तरफ जाए, तो कोई ऐसा एल्गोरिथम जो हमें शॉर्टेस्ट पाथ जो है बता दे इसके अंदर अनवेटेड में, और दूसरे लफ्जों में हमें इसमें ट्रैवर्स करवा दे। शॉर्टेस्ट पाथ के बजाय हम ये भी वर्ड यूज करते हैं कि हमें ग्राफ में अच्छे तरीके से ट्रैवर्स कर दे, कि हम 1 पे खड़े होके सारे नोड पे चले जाएं अच्छे तरीके से, यानी अच्छे तरीके से मुराद है कम से कम डिस्टेंस कवर कर। तो इसके लिए 2 मेथड इस्तेमाल होते हैं नॉर्मली, जिसमें से एक जो है वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च कहलाता है और एक जो है वो डेप्थ फर्स्ट सर्च कहलाता है, ठीक है ना। तो इनके लिए बेसिकली हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो कहता है, अगर हम आगे बढ़े तो कहता है कि देयर आर 2 प्रिंसिपल एल्गोरिथम्स फॉर डूइंग सच ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल मतलब हम उसमें मूवमेंट करें, इसके 2 बेसिक एल्गोरिथम्स हैं। एक कहलाता है डीएफएस और एक कहलाता है बीएफएस। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि ये एआई में भी पढ़ाया जाता है। अगर डेटा स्ट्रक्चर में आप जा रहे हैं तो डेटा स्ट्रक्चर के आखिरी टॉपिक्स में ये आता है। उसके अलावा आप DAA के अंदर भी पढ़ते हैं, तो समटाइम ये अगर मिस हो गया हो तो फिर हमें उसको रिवीजन यहाँ पे कर रहे हैं, ताकि हम जब ऑल पेयर्स या सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ डिस्कस करें तो हमें ये वाला मेथड पहले से पता हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मेथड वर्क कैसे करेगा, तो 2 मेथड के नाम इन्होंने दे दिए, डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च। द मेन जॉब ऑफ विजिटिंग वर्टिसेस एंड ट्रैवर्स द एज ऑफ द ग्राफ, यानी मेन जॉब क्या है कि आप जो है वो अच्छे तरीके से एक नोड से दूसरे नोड पे आपको जाना है, और क्योंकि वेट तो कोई है नहीं, तब आपको तय करना है कि बेहतर तरीका कौन सा है, कि इस जगह पे जाएंगे या इस जगह पे जाएंगे। चलो अगर इस जगह पे आप ही गए तो इसके मजीद 2 नोड्स और हैं आगे, तो क्या है इसको रीड करके फिर आप इस जगह पे मूव कर जाएंगे, या पहले इसको रीड करके इसको रीड करेंगे। तो इसके लिए कौन सा मेथड जो है वो एक प्रॉपर, जिसको हम कहते हैं रूल बेस जो है वो काम करेंगे, तो कहते हैं इसके लिए ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च 2 मेथड बनाए गए जो अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर जो है वो हैंडल किए जाते हैं। अब अगर हम आगे आगे बढ़े तो कहता ये है कि the breadth first search will use the queue as an auxiliary structure to hold nodes for the future processing। अगर breadth first search को हम देखें तो वो basically queue यूज करेगा जो नोड अभी प्रोसेस नहीं हुए हैं उनको होल्ड कराने के लिए, और डेप्थ फर्स्ट सर्च बेसिकली यूज करेगा स्टैक को उन नोड्स के लिए जो अभी यूज नहीं हुए। देखिए हम इसको शॉर्टेस्ट पाथ तो कह भी रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम जो है वो ट्रैवर्सिंग भी है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये दोनों नाम इसके लिए जो है फिजिबल है। एक नाम जो है वो हम कह रहे हैं कि ये ट्रैवर्स कर रहा है, और एक में हम कह रहे हैं कि ये शॉर्टेस्ट पाथ निकाल रहा है, दोनों सेम मायने हैं। तो ट्रैवर्सिंग तो आपको पता ही है, जैसे हमें कि किस बात को कहा जाए, ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है नोड बाय नोड मूवमेंट को कहते हैं। किस मकसद के लिए कर रहे हैं ये तो एक अलग टास्क, यानी लेकिन जब मूवमेंट, जैसे आपका इलेक्ट्रिक बिल वाला जो है, यानी जो इलेक्ट्रिक मीटर की रीडिंग करने जो आता है, वो बेसिकली घर से घर तक मूवमेंट करता है। हर घर में
हाँ मैं बोल रहा हूँ, वो एक मैसेज आया हुआ था उसको जवाब दे रहा था। अच्छा जी, तो मैं बता ये रहा था कि हम ट्रैवर्सिंग बात, ये जैसे मीटर रीडिंग वाला है, वो एक घर से दूसरे घर जाता है, दूसरे घर से तीसरे घर जाता है, हर घर के मीटर के यानी हर घर पे वो ट्रैवर्स करता है। इस वक्त उसकी ट्रैवर्सिंग का मकसद ये होता है कि वो बेसिकली शॉर्टेज नहीं ढूंढ रहे अभी हम, ट्रैवर्सिंग का मकसद बता रहा हूँ। ट्रैवर्सिंग का मकसद ये होता है कि वो बेसिकली एक एक घर में जाए। मकसद क्या है? मीटर रीडिंग करने। अब मैं दूसरी मिसाल तो अच्छी तो नहीं हूँ, लेकिन एक भिखारी है, वो भी मोहल्ले में दाखिल हुआ तो एक एक घर पे दरवाजे को नॉक करता है। अब वो भी ट्रैवर्सिंग कर रहा है, लेकिन उसका मकसद अब डिफरेंट है, उसका मकसद जो है वो अब डिफरेंट हो रहा है। इसी तरह से कुछ जैसे सर्फ एक्सेल वाले हैं या ब्लू बैंड वाले हैं या इस तरह के लोग भी सम टाइम आ जाते हैं और मोहल्ले में आके डेरा जमाते हैं और सारे घर को जो है वो मार्केटिंग शुरू कर देते हैं। तो ये वो भी घर टू यानी होम टू होम जो है, हाउस टू हाउस मूव कर रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त उनका मकसद क्या होता है? मार्केटिंग करना। तो ट्रैवर्स एक बेसिकली वर्क है जो कि एक जगह से दूसरी जगह यानी हर नोड को विजिट करने को कहते हैं, लेकिन मकसद डिफरेंट है। इसी तरह हम यहाँ पे भी कह रहे हैं कि हम डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च में ट्रैवर्स करेंगे। और अब ट्रैवर्स ऐसे, क्योंकि ये जिसे कहते हैं ना फॉरेस्ट की तरह एक जाल बिछा हुआ है, तो हम अच्छे अंदाज में इसके अंदर मूवमेंट करना चाहते हैं, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ में ट्रैवर्स जो है उन्हें कैसे करेंगे ताकि आप किसी नोड को एक से ज्यादा दफा जो है वो इस्तेमाल ना करें। तो जो है ये हमारे पास जो है ये ट्रैवर्सिंग कहलाता है। अब आइए हम यहाँ पे इसको देखें कि अगर हम डेप्थ सर्च में अगर बात करें तो या ब्रेथ फर्स्ट सर्च में वर्किंग कैसे होती है, तो हमें जाहिर है किसी एक को पहले पिक करना होगा, तो हम यहाँ पे पहले ब्रेथ फर्स्ट सर्च को पिक करके इसका मैकेनिज्म जो है वो हम सीखेंगे कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है वो किस तरह काम करता है, फिर उसके बाद डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरफ जाएंगे। देखिए, इसकी वर्किंग से पहले हमें ये बातें जो है देखनी है कि हम जो नोड्स इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, यानी जो नोड हम यूज कर रहे होंगे, मिसाल के तौर पे ये नोड है और इसके पास अगले दो नोड्स हैं या तीन नोड्स हैं, मुझे नहीं पता, मतलब ये तो एक रफली बना रहा हूँ, और फिर इसके भी आगे दो नोड्स हैं और ये फर्दर इससे भी कनेक्टेड है और ये इससे भी कनेक्टेड है, ये आगे भी बढ़ रहा है। तो ये जो नोड्स हैं, तो जब हम किसी एक नोड का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो इनके कुछ नेबर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये नेबर्स हैं इनके। तो जब एक नोड एक्सेस हो रहा होता है और इसको प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो इनके नेबर्स को कहीं ना कहीं होल्ड करना होता है, कहीं मिस ना हो जाए, क्योंकि ये प्रोसेस करके बाहर निकाल देंगे, नेबर मिस हो जाएगा। तो उस नेबर को होल्ड करने के लिए क्यू इस्तेमाल किया जाता है। और हर एक नोड का 3